स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में oogenesis कंप्लीट किया था और आपने यह देखा था कि oogenesis जिसमें ओवा का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम इट्स मदर सेल दैट इज कॉल्ड एज oogonia टेक्स प्लेस इन फॉलिकल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको फॉलिकल्स दिखाई दे रही हैं और इस फॉलिकल के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है oogonia और यही oogonia जब साइज में इंक्रीज होता है, जब इसमें साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होती है तो हमने इसी को प्राइमरी oocyte कहा था। तो इस तरीके से ये प्राइमोडियल जो फॉलिकल्स हैं इसमें सिंगल फॉलिकल सेल्स की लेयर है which is surrounding the oogonia which later on develops into the primary oocyte, and this primary oocyte undergoes first meiotic division which is arrested in prophase first of diplotin stage due to the secretion of oocyte maturation inhibiting factor which is secreted from these follicular cells। यही फॉलिकुलर सेल्स oocyte मैचुरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर सिंथेसाइज करता है, जिसके कारण इस प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्रोफेज फर्स्ट स्टेज की डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो जाती है और इस फॉलिकल को हम प्राइमोडियल फॉलिकल कहते हैं। यहां आप देख सकते हैं तो प्राइमोडियल फॉलिकल्स हमने पढ़ा था किसी भी फीमेल चाइल्ड में उसके बर्थ से पहले फॉर्म होती हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, और इन प्राइमोडियल फॉलिकल्स के अंदर जो oogonia हैं, इन oogonia का फॉर्मेशन केवल फीमेल चाइल्ड में 25th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही होता है और बर्थ के बाद फीमेल चाइल्ड में बर्थ के बाद देखिए यहां पर लिखा है एडोलिसेंट टू मीनोपॉज, मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड टिल मीनोपॉज स्टेज, ये फर्दर आपके आगे की स्टेज होती हैं। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ फीमेल चाइल्ड की ओवरी में प्राइमोडियल फॉलिकल्स होती है और उन प्राइमोडियल फॉलिकल्स में प्राइमरी oocyte प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में अरेस्ट होता है। क्लियर है बेटा? यहां पर आप देख सकते हैं ये प्राइमरी oocyte है, यहां पर बिगनिंग ऑफ मियोसिस 1 और ये प्राइमरी oocyte किसके अंदर है? इस फॉलिकल के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि oogenesis सेपरेट नहीं है और फॉलिकल का डेवलपमेंट भी सेपरेट प्रोसेस नहीं है, साइमल्टेनियसली चल रहा है। अब आप ये देखेंगे कि ये देखिए ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स है, दिस प्राइमोडियल फॉलिकल्स विल नाउ कन्वर्ट इनटू प्राइमरी फॉलिकल्स बट it will takes at the time of puberty और ऐसा puberty के समय होगा। और इस प्राइमरी फॉलिकल्स में भी प्राइमरी oocyte ही होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। और प्यूबर्टी ऑब्टेन होने के बाद जब FSH का सिंथेसिस एंटीरियर पिट्यूटरी से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ये प्राइमरी फॉलिकल नाउ कन्वर्ट्स इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल। दिस इज द सेकेंडरी फॉलिकल विच इज आल्सो कंसिस्टिंग ऑफ प्राइमरी oocyte still, and this will convert into tertiary follicle, and the tertiary follicle will convert into mature follicle और ग्राफियन फॉलिकल। ये जो मैच्योर फॉलिकल होता है इसका फॉर्मेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में होगा। ऑन विच डे? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और उसी दौरान FSH और LH सर्ज होता है और LH सर्ज के कारण और FSH सर्ज के कारण जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है ये कंप्लीट हो जाती है और इसके रिजल्टेंट के रूप में फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। तो सेकेंडरी oocyte कहाँ बनता है? मैच्योर फॉलिकल में। ये आपको याद रखना है। अभी हम डिटेल में इस फॉलिकल का डेवलपमेंट और फॉलिकल की स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने जा रहे हैं।
तो सेकेंडरी oocyte कहाँ फॉर्म होता है? मैच्योर फॉलिकल में। कौन से डे में? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, between 13 and 14, under the influence of FSH and LH, and mainly under the influence of LH, because LH is 10 folds and FSH is in 3 folds. ऐसा क्यों? ये सब हम इस आगे पार्ट में देखने जा रहे हैं अपने इस लेक्चर में। तो यहाँ पर आपने देखा फर्स्ट पोलर बॉडी बनी और एक सेकेंडरी oocyte, हमने oogenesis में भी डिस्कस किया था। और ये सेकेंडरी oocyte कहाँ है? इस मैच्योर फॉलिकल में। और LH सर्ज के कारण ये मैच्योर फॉलिकल रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद ये सेकेंडरी oocyte, अब इस सेकेंडरी oocyte में बेटा सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। यहां देखें आप, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन होने के बाद ये सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकेंड स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। सेकेंडरी oocyte, ये लिखा हुआ है ओवुलेशन, एंड आफ्टर ओवुलेशन, ये रहा ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब होता है सेकेंडरी oocyte का मैच्योर फॉलिकल्स की रप्चरिंग से रिलीज होना। इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। हियर द ओवुलेटेड oocytes आर सीन, बट इन दिस सेकेंडरी oocyte द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज इनिशिएटेड। लेकिन ये मेटाफेज सेकेंड स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। हमने इसके अरेस्ट होने का रीजन oogenesis में पढ़ा था। और ये सेकेंडरी oocyte यहां से रिलीज होकर मेटाफेज सेकेंड स्टेज में फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में थ्रू ऑस्टियम ऑफ फैलोपियन ट्यूब पहुंच जाता है। और वहां पर यदि स्पर्म मिलता है तो इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है और रिजल्टेंट के रूप में सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम का फॉर्मेशन होता है। और ये जो ओवम है, इस ओवम में स्पर्म के न्यूक्लियस के पहुंच जाने के कारण उस ओवम का जो प्रोन्यूक्लियाई है और जो स्पर्म का प्रोन्यूक्लियाई है, ये आपस में फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब हम oogenesis में पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो मैच्योर फॉलिकल होती है उसमें सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है और मेटाफेज सेकेंड स्टेज में ये सेकेंडरी oocyte इस मैच्योर फॉलिकल से रिलीज हो जाती है। चलिए अब हम इन फॉलिकल्स को डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। आखिर इन फॉलिकल्स में डिफरेंसेस क्या हैं और कौन सी फॉलिकल कब फॉर्म होती है। अब हम फॉलिकल का डिटेल डेवलपमेंट और उसके स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आप एक बार ओवरऑल व्यू यहां पर देख लें। ये यहां पर ब्लड वेसल शो की है। ये पूरी ये ब्लड वेसल दिख रही है आपको। और ये हमने प्रेजेंट किया है फॉलिकल्स इन डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस। इन स्टेजेस को अभी हम देखेंगे, इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं इन स्टेजेस में। और यहां पर हमने फॉलिकल्स को रिप्रेजेंट किया है। फॉलिकल्स को रिलीज होने के बाद फॉलिकल के अंदर से सेकेंडरी oocyte ये रिलीज हुआ और ये सेकेंडरी oocyte कहाँ जाता है बेटा? फैलोपियन ट्यूब में। और ये फैलोपियन ट्यूब की फिमरी दिख रही है आपको। तो फैलोपियन ट्यूब यहां पर दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद आप इसे देखें इस तरीके से, ये तो यहां पर ये ब्लड वेसल्स थी। ये हमने इस ब्लड वेसल से ये हार्मोन का सर्कुलेशन हो रहा है। इस हार्मोन्स का पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक यहाँ हमने शो किया है। ये है हाइपोथैलेमस का रीजन और ये है एंटीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पर फिर से ये हमने दिखाया है ब्लड वेसल्स। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस में ये बेटा न्यूरॉन्स हैं। क्या है ये? न्यूरॉन्स हैं। और इन्हीं न्यूरॉन्स से रिलीज होते हैं, के स्टिमुलेशन से रिलीज होते हैं गोनेडल रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडल रिलीजिंग हार्मोन और ये गोनेडल रिलीजिंग हार्मोन पोर्टल वेन के थ्रू, आपने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस और एंटीरियर जो पिट्यूटरी है उसके बीच में हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम होता है जिसका फॉर्मेशन पोर्टल वेन्स करती है, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। उसके थ्रू
ये गोनेडोल रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी में यहाँ पर दो प्रकार की गोनेडोट्रोपिन सेल्स होती हैं, गोनेडोट्रोप सेल्स, ये यहाँ पर। और ये जो गोनेडोट्रोपिन सेल्स हैं ये सिंथेसाइज करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोनेडोल रिलीजिंग हार्मोन FSH और LH। तो ये जो FSH और LH है ये कहाँ सिंथेसाइज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोनेडोल रिलीजिंग हार्मोन विच इज सिंथेसाइज फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ये गोनेडोल रिलीजिंग हार्मोन किनके स्टिमुलेशन से, किसके स्टिमुलेशन से सिंथेसाइज होते हैं? तो आप कहेंगे इन न्यूरॉन्स के। और यहां पर दोनों न्यूरॉन्स का नाम दिया हुआ है, यह है बेटा एक्वेट या आर्क्वेट न्यूक्लियस, आर्क्वेट न्यूक्लियस, और यह है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। तो जब ये दोनों न्यूक्लियस सिंथेसाइज स्टिमुलेट होते हैं तो ये सिंथेसाइज करते हैं हाइपोथैलेमस में गोनेडोल रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोल रिलीजिंग हार्मोन किस पर एक्ट करते हैं? गोनेडोट्रोप्स सेल्स या गोनेडोट्रोपिन सेल्स पर, जो दो होती हैं। और यही गोनेडोट्रोपिन सेल्स एंटीरियर पिट्यूटरी से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोनेडोल रिलीजिंग हार्मोन सिंथेसाइज FSH एंड LH विच इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। और ये इस प्रकार से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। हमें यहां पर एम्फसाइज करना है इन फॉलिकल के डेवलपमेंट पर। चलिए इन फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम बाद में शो करेंगे, जब हम ये पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में oogenesis को समझाया है। तो हम ये देखेंगे, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है oogonia और विच इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेम सेल्स। ये मदर सेल्स है जिससे कि ओवा का फॉर्मेशन होता है। और हमने पढ़ा था ये oogonia एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्राइमोडियल जर्म सेल से फॉर्म होती हैं, जो वास्तव में यॉर्क सैक की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म होती हैं। और माइग्रेशन के बाद ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स ओवरी की कॉर्टेक्स में आ जाती हैं, जहां पर माइटोटिकली ये सेल्स डिवाइड होकर 7 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन oogonia का फॉर्मेशन करती हैं। और इन्हीं oogonia के चारों ओर जर्मिनल सेल्स की एक सिंगल लेयर, ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर से, ये जर्मिनल सेल्स की एक सिंगल लेयर है जिसको आप फॉलिकल सेल्स कहते हैं, फॉलिकल सेल्स। और ये फ्लैट सेल्स होती हैं, स्क्वामस और क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, स्क्वामस फ्लैट सेल्स और क्यूबॉइडल स्क्वामस फ्लैट सेल्स। तो जर्मिनल सेल्स की एक सिंगल लेयर अरेंज हो जाती है इस oogonia के चारों ओर। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो oogonia होते हैं इनका साइज इंक्रीज होता है, इसमें साइटोप्लाज्म का सिंथेसिस होता है। तब हम इन्हीं oogonia को प्राइमरी oocyte कहते हैं। तो प्राइमरी oocyte है ये। इस प्राइमरी oocyte के चारों ओर फॉलिकल सेल्स की एक सिंगल लेयर है। ये फॉलिकल सेल्स जर्मिनल सेल से फॉर्म होते हैं। ये फ्लैट होते हैं इनिशियल स्टेज पर, स्क्वामस नेचर के होते हैं और क्यूबॉइडल, एंड देयर आफ्टर दे कन्वर्ट्स इनटू कॉलमनर सेल्स। और इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती है ये फ्लैट सेल्स कॉलमनर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी पूरी स्ट्रक्चर को, जिसमें सेंट्रली लोकेटेड प्राइमरी oocyte होता है और एनसर्कलिंग सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स होती हैं, को प्राइमोडियल फॉलिकल्स कहते हैं। ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में फॉर्म होती हैं और अप टू प्यूबर्टी स्टेज तक ये फीमेल चाइल्ड में बनी रहती हैं। इन प्राइमोडियल फॉलिकल्स की संख्या एक फीमेल चाइल्ड में अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 7 मिलियन संख्या दोनों ओवरी में मिलाकर होती है, लेकिन इन्हीं की संख्या एट द टाइम ऑफ बर्थ दोनों ओवरी में मिलाकर 4 लाख होती है। मतलब कि ईच ओवरी कंसिस्ट ऑफ 2 lakhs ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स। और यही प्राइमोडियल जो फॉलिकल्स होते हैं ये लोकल एंड्रोजेंस की प्रेजेंस में
ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। सो प्राइमोडियल फॉलिकल्स कब पाए जाते हैं? प्री प्यूबर्टी स्टेज में। और प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कब होता है? प्यूबर्टी स्टेज में। अब यहाँ पर हमें एक पूरी प्रोसेस डिटेल में यहाँ पर देखनी है कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो प्यूबर्टी स्टेज में फॉर्म होती हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी के समय पर इन प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या एक ओवरी में 60,000 से लेकर 80,000 होती है। ये पॉइंट बेटा आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सो प्राइमरी फॉलिकल्स आर अप्रॉक्सीमेटली 60,000 to 80,000, means in both ovary 120 to 160 thousands, 1,60,000 of follicles are present in both ovary. Okay? चलिए, अब मैंने आपसे ये कहा कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं और जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होती हैं, इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है ये भी अभी देखते हैं हम। लेकिन उसके पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन प्यूबर्टी स्टेज में होता है और ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स है ये प्री प्यूबर्टी स्टेज में फॉर्म होते हैं। इसका मतलब कि प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन इनिशिएट होता है ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और बेटा किसी भी फीमेल के लाइफ में मेंस्ट्रुअल साइकिल 11 to 13 ईयर्स ऑफ एज के बीच में होती है और इसकी बिगनिंग को मिनार्च कहते हैं। और रेगुलर 28 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना मिनोरिया कहलाता है। तो यहाँ पर अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को ब्रीफ में स्टडी करते हैं कि आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तभी आप इस फॉलिकल के डेवलपमेंट को आगे पढ़ पाएंगे। इसका मतलब ये जो आगे की जितनी भी स्टेज आप देख रहे हैं फॉलिकल के डेवलपमेंट की, चाहे वो प्राइमरी फॉलिकल हो, सेकेंडरी फॉलिकल हो या टर्शियरी या ग्राफियन फॉलिकल हो, इनका फॉर्मेशन इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने के बाद होता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या चेंजेस हमें देखने हैं, क्या क्या हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ना है। अभी मैंने आपको बताया था कि बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मिनार्च। और मिनार्च के बाद एक रेगुलर इंटरवल में मेंस्ट्रुअल साइकिल ईच 20 डेज, एक एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन 28 डेज होता है। इट कैन बी ऑफ 20 डेज और 40 days. It can be vary according to physiological condition and environmental condition of female. So regular 28 days में menstrual cycle का होना मिनोरिया कहलाता है और बिगनिंग का मिनार्च। बेटा बिगनिंग होने के बाद से लेकर हर 28 डेज के रेगुलर इंटरवल में मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट होती है और एक फीमेल के लाइफ में 45 से 50 ईयर्स तक आते आते फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन इन फॉलिकल्स के अंदर स्टॉप हो जाता है। जब ओवा का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है ओवरी की फॉलिकल्स में एक फीमेल के लाइफ में, तो हम इस स्टेज को मीनोपॉज कहते हैं। तो फीमेल में मीनोपॉज स्टेज 45 से 50 ईयर्स ऑफ एज होती है। लेकिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और जब मीनोपॉज ऑब्टेन्ड होता है एक फीमेल में, उसके बीच के ड्यूरेशन को हम फीमेल की सेक्सुअल लाइफ स्पैन कहते हैं। और उसी पीरियड को, दैट पीरियड when the menstrual cycle begins in female and the menopause occurs is called as its sexual life or reproductive age of a female. ये आपको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आगे हम करेंगे इसके बेसिस पर, जहां पर इस रिप्रोडक्टिव साइकिल के कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, का मतलब भी पता होना चाहिए। अब जरा यहां देखिए कि आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। तो वास्तव में मेंस्ट्रुअल साइकिल
इन 28 दिनों में ओवरी और यूट्रस में होने वाले साइक्लिक चेंजेस को कहते हैं। और मीनवाइल इन्हीं 28 डेज में 14 ईच डेज में वजाइना और सर्विक्स में होने वाले चेंजेस को भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पढ़ते हैं। लेकिन मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम दो चेंजेस को देखने जा रहे हैं या देखेंगे, एक ओवरी में और दूसरा यूट्राइन चेंजेस। लेकिन हमें ये याद रखना है, पहले से ही हम बिना कंफ्यूजन के ये अपने दिमाग में बैठा लें कि ओवरी में होने वाले जो चेंजेस होते हैं, इन ओवरी में होने वाले चेंजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं LH और FSH हार्मोन। तो ओवरी पर कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा? तो आपका आंसर होगा LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH और FSH का सिंथेसिस कहां से होता है? अभी हमने पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी से। कब होता है? जब हाइपोथैलेमस से गोनेडल रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को या गोनेडोट्रोपिन सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। उन गोनेडोट्रोपिन सेल से रिलीज होते हैं LH और FSH इन एंटीरियर पिट्यूटरी। इसी प्रकार से जब ये FSH फॉलिकुलर सेल्स पर एक्ट करती हैं तो उनसे सिंथेसाइज होता है ईस्ट्रोजन, और ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है और उस कॉर्पस ल्यूटियम मेन सोर्स होता है प्रोजेस्टेरॉन का। तो आप ये कह सकते हैं कि चाहे वो ईस्ट्रोजन हो चाहे वो प्रोजेस्टेरॉन हो, इन दोनों का फॉर्मेशन ओवरी में होता है। कॉर्पस ल्यूटियम मेन सोर्स होता है ओवरी में प्रोजेस्टेरॉन का, और ओवेरियन या जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होती हैं, जो स्ट्रोमा सेल्स होती हैं ओवरी की, ये मेन सोर्स होती हैं ईस्ट्रोजन का। तो ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो यूट्रस चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो यूट्राइन चेंजेस किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होगा? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवेरियन चेंजेस किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होंगे? LH और FSH। LH और FSH का सिंथेसिस किससे होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहां से सीक्रेट होंगे? ओवरी से। और बाकी डिटेल हम धीरे धीरे जैसे जैसे फॉलिकल और मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे हमें समझ में आता जाएगा। यहां पर हमने ऑन एन एवरेज एक कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाले चेंजेस को यहां पर शो किया है। ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिप्रेजेंट किया है हमने 28 डेज को। तो सबसे पहले तो हम एक आउटलाइन अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो हमने एक चीज़ तो क्लियर कर ली कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है। इट कैन वेरी फ्रॉम 20 to 40 डेज डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन we will going to see the uterine and ovarian changes under the influence of FSH, LH, estrogen and progesterone. So let us divide these 28 days of menstrual cycle into different phases. So mainly यदि आप देखें इसको 3 phases में आप डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसे 4 phases में भी डिवाइड कर सकते हैं। हम मेनली 3 phases में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला 1 to 5 डेज, इनिशियल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 से लेकर 5 डेज होते हैं, जिसे आप ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। इस दौरान ब्लीडिंग होती है। इसके बाद ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये 6 से लेकर 11, और इसके बाद आपको ये दिख रहा है 12 to 13 डेज, है ना, लाइट येलोइश। यहां से 6 डेज से लेकर अप टू 13 डेज, एंड ऑफ द 13 डेज मीन्स बिगिनिंग ऑफ 14 डेज। तो आप 6 to 14 भी ले सकते हैं या 6 to एंड ऑफ द 13 डेज भी ले सकते हैं। तो 6 से लेकर यदि हम 14 डेज तक यहां तक देखें तो इस पूरी फेज को बेटा ओवरी के रिस्पेक्ट में फॉलिकुलर फेज कहते हैं, क्योंकि ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। लेकिन यूट्रस में इस दौरान जो डैमेज्ड यूट्राइन पार्ट होता है, जो इस ब्लीडिंग फेज में रप्चर हो गया था,
इस ब्लीडिंग फेज में यूट्रस की एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाती है। उसी रप्चर्ड एंडोमेट्रियम की रिपेयरिंग होती है इस फेज में, यहां पर 6 से लेकर 14 डेज तक। और इस दौरान एंडोमेट्रियम में सेल में डिवीजन होते हैं, इसे आप प्रोलिफरेशन कहते हैं। तो इसका मतलब यूट्रस के रिस्पेक्ट में इस पूरी फेज को आप क्या कहेंगे? प्रोलिफरेटिव फेज। और इस पूरी फेज को ओवरी के रिस्पेक्ट में क्या कहेंगे? ओवेरियन फेज। तो चाहे ओवेरियन फेज कह दो इस 6 to 14 डेज को, या प्रोलिफरेटिव फेज। अब ये जो 14th डे है, इस 14th डे में आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, यहां पर ये फॉलिकल रप्चर दिख रही है और रप्चर्ड फॉलिकल से ये बाहर सेकेंडरी ओसाइट निकल जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। और ये कब होता है बेटा? मिड ऑफ द साइकिल। और ये 14th डे, इस 14th डे में इस पूरी प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं, इसीलिए ये ओवुलेटरी फेज हो गया। तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं या ओवुलेटरी फेज को इसके आगे वाली फेज के साथ में जोड़ सकते हैं, और इस फेज को हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। ये the whole phase is called as luteal phase. From 15 days to 14 day is ovulatory phase, and from 15 to up to 28th day it is called as luteal phase. तो यहां पर ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल होती हैं, इन रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल पर अब ओवरी के अंदर LH एक्ट करता है और इन फॉलिकल्स में ल्यूटिनाइजिंग पिगमेंट का सिंथेसिस होता है येलो कलर के, और जो फॉर्म्ड स्ट्रक्चर होती है उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो इस स्टेज में ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसे ओवरी के रिस्पेक्ट में ल्यूटियल फेज कहते हैं। लेकिन यूट्रस में फर्दर एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट होता है, रप्चर्ड जो ब्लड वेसल्स होती है फर्दर डेवलप होती हैं, और जो यूट्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसकी सिक्रेटरी एक्टिविटी इंक्रीज होती है इस ड्यूरेशन में, और यूट्रस जो होता है ये इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाता है कंप्लीटली। इसीलिए हम यूट्रस के रिस्पेक्ट में इस पूरी फेज को 15 से लेकर 28 डेज की फेज को हम सिक्रेटरी फेज कहते हैं। तो इसका मतलब आप 3 फेजेस में मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ेंगे। एक, सबसे पहली स्टेज मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज 1 to 5 डेज, 6 to 14 डेज प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज, और 15 से लेकर 28 डेज को ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज कहेंगे। नाउ आप जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे या फॉलिकल का डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो कुछ कंसेप्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब इस कंसेप्ट को यदि आप दिमाग में नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़े पार्ट को लॉस करने जा रहे हैं। यहां आप हार्मोन देख सकते हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में रोल प्ले करते हैं या फॉलिकल के डेवलपमेंट में। यह है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH या FSH। हमेशा इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में ध्यान रखना है बेटा। जब भी ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होगा फीमेल के ब्लड में, तो ये हमेशा LH और FSH पर नेगेटिव फीडबैक शो करेगा। मतलब इन दोनों हार्मोन का इंक्रीज हमेशा LH और FSH को डिक्रीज करता है, और जब भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल होता है तो ये FSH और LH के लेवल को बढ़ाता है। ओके, ईस्ट्रोजन का मेन इन्फ्लुएंस FSH पर होता है, प्रोजेस्टेरॉन का मेनली LH पर। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉलिकुलर फेज के एंड पर ड्यू टू कंटिन्यूअस इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन लेवल exert a specific effect over the LH and FSH, and it is due to the demand. It is due to the demand at that time. The critical increased level of estrogen exert a positive feedback over LH and FSH. तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 13th और 14th डे के बीच में
ईस्ट्रोजन का क्रिटिकल इंक्रीज्ड लेवल जो होता है उसके कारण LH और FSH के सिक्रीशन पर पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट शो करता है। सो LH और FSH का लेवल इंक्रीज हो जाता है एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज, मीन्स ड्यूरिंग द ओव्यूलेटरी फेज, ड्यू टू द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इन द फीमेल ब्लड। ये कंसेप्ट हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है बेटा। एक चीज और ध्यान रखना, जो मिड लेट फॉलिकुलर फेज होती है, मतलब लगभग 7 to 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के आसपास, 9 to 10 डेज के बीच में जब फॉलिकुलर फेज हो रही होती है फीमेल में, तो उस दौरान इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन का लेवल नेगेटिव फीडबैक शो करता है LH और FSH पर। लेकिन फॉलिकुलर फेज के एंड पर या ओव्यूलेटरी फेज के दौरान इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन exert द पॉजिटिव फीडबैक ओवर LH एंड FSH। अब हम फॉलिकल की स्ट्रक्चर और डिफरेंट फॉलिकल की स्टेजेस को देख सकते हैं। तो एक चीज क्लियर है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यहां पर अब देखें आप, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्राइमोडियल फॉलिकल्स फीमेल चाइल्ड की ओवरी में होते हैं और यह मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाती है फीमेल में। क्लियर है बेटा? तो जब यह मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होती है एक फीमेल में, तो ओवरी में जो ओवेरियन चेंजेस होते हैं, उन ओवेरियन चेंजेस में प्राइमोडियल जो फॉलिकल्स है इट नाउ कन्वर्ट इनटू प्राइमरी फॉलिकल्स। तो ध्यान रखना, हमने अभी पढ़ा था कि प्राइमोडियल फॉलिकल्स कन्वर्ट इनटू प्राइमरी फॉलिकल्स व्हेन द प्यूबर्टी इज ऑब्टेन्ड इन अ फीमेल चाइल्ड। सो जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑनसेट होती है तो 4th और 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन में, ड्यू टू द डिक्रीज्ड इनिशियल मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, गोनाडल रिलीजिंग हार्मोन और LH और FSH का लेवल डिक्रीज्ड होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब भी प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है इट एक्सर्ट अ नेगेटिव फीडबैक अपोजिट इफेक्ट। नेगेटिव फीडबैक मीन्स अपोजिट इफेक्ट ओवर द LH एंड FSH। इसीलिए बेटा 3rd डे के बाद 4th और 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल गोनाडल रिलीजिंग हार्मोन और LH और FSH का लेवल बढ़ने लगता है फीमेल के ब्लड में, जिसके कारण स्टिमुलस प्रोवाइड होता है प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, और प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल। तो आप ध्यान रखना कि 4th और 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में गोनाडल रिलीजिंग हार्मोन और FSH का लेवल इंक्रीज होने लगता है, जिसके कारण फॉलिकल जो प्राइमरी फॉलिकल्स है इट गेट स्टिमुलेटेड एंड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल। और यहां से 6th से लेकर बेटा ये 11th डे तक प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पर ये टर्शियरी फॉलिकल फॉर्म हो जाती है ऑन 13th डे, प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी। और 13th डे तक आते आते जो टर्शियरी फॉलिकल है, ये टर्शियरी फॉलिकल 13 to 14th डे के बीच में मैच्योर होती है और इसी को आप मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो ये सारे चेंजेस अब हमें फॉलिकल के डेवलपमेंट के दौरान देखने हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम सेपरेटली पढ़ेंगे 2 स्टेजेस में, एक ओवेरियन साइकिल के रूप में और दूसरा यूट्राइन साइकिल के रूप में। तो जब हम फॉलिकल का डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसी दौरान ओवेरियन चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि फॉलिकल कहाँ होती है बेटा? ओवरी में। तो फॉलिकल का डेवलपमेंट का मतलब ही है ओवेरियन साइकिल और ओवेरियन चेंजेस। तो हम ओवेरियन साइकिल या ओवेरियन चेंजेस को फॉलिकल के डेवलपमेंट के साथ पढ़ने जा रहे हैं और यूट्राइन साइकिल को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉलिकल का डेवलपमेंट और उसकी स्ट्रक्चर्स।